अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिल और आप इस वक्त निमिषा अंसारी नॉवेल्स पे। मैं आपके लाइव हूँ निमिषा अंसारी के न्यू नॉवेल्स। तो अब तक जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और हाँ, वीडियो के आखिर में अपने रिव्यू से हमें लाजमी आगाह करिए क्योंकि आपके रिव्यू देख के ही हम रेगुलर एपिसोड लेकर आएंगे। और 21 देर से लाने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ये है दीवाना मौसम की किस्त नंबर 15। हवेली वालों ने क्या मतलब है तुम्हारा? रोशनी की बात पर बरान ने हैरानगी से पूछा। रोशनी के को एहसास हुआ था कि बेसाख्त भी मैं वो बहुत गलत बात भूल गई थी। मेरे पेरेंट्स भी किसी हवेली से बिलोंग करते थे, तो किसी लड़ाई के बायस इनकी जान ले ली गई। वो बरान से नजरें चुराए बताने लगी। बरान दिलचस्पी से इसकी जानिब देख रहा था। कौन थे वो लोग? इन पर केस नहीं किया गया? तुम्हें इंसाफ नहीं मिला? बरान ने अगला सवाल दागा। बरान प्लीज़, मैं अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। हम फिर कभी ये बात डिस्कस करेंगे। अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। इसके सवालों से तंग आकर रोशनी दो टोक अंदाज में कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि इसका ये अंदाज देख बरान खान लब भीज कर रह गया। वो कम उम्र ज़रूर थी लेकिन बच्ची भी ना थी। 19 साल की समझदार लड़की थी। वो जो इसके साथ हुआ था वो अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोलने या करने के काबिल नहीं थी। इस हवेली में वो खुल के सांस ले रही थी, ये भी इसके लिए बहुत था। घर के सब मुलाजमों को सिला बहुत अजीज़ थी। वो भी जान को पता चुके थे कि रोशनी इन्हें किचन से बाहर भेज दिया था। सिला खुद भी समझ गई थी कि रोशनी ने इसके साथ ऐसा किया था। वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, लेकिन इसे दुख था। रोशनी को वो अपनी खैर ख्वाह समझती थी और रोशनी ने इसके साथ ये कर दिया था। इंसान जब बेबस होता है तो अपने ऊपर होने वाले जुल्म भी बेबसी के साथ बर्दाश्त करता है। जिस दिन से इसका बरान खान से निकाह हुआ था, हंसना खिलखिलाना तो उसने उस दिन से ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानती थी बरान को किस तरह की लड़कियां पसंद थी। वो बिल्कुल वैसे बनने की कोशिश कर रही थी और एक वक्त पर तो इसे ऐसा लगा था जैसे वो बरान का दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन इसके ऐसे सलूक के बाद वो जान गई थी कि बरान से किसी अच्छाई की उम्मीद रखना दीवार में टकरे मारने के बराबर था। वो इसको इल्ज़ाम दे रहा था, इसको गलत समझ रहा था, तो इसने भी सोच लिया था अब खुद भी इसकी तरफ नहीं बढ़ेगी। वो इस हवेली से और यहाँ के लोगों से बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन फिर बात आ जाती थी बेबसी की। वो बेबस थी, यहाँ से जाके कहाँ रहती? बाहर की दुनिया का इसे कुछ मालूम नहीं था। बचपन से जो कुछ वो अब तक सहती आई थी, इसके बाद इसने यकीनन टूट कर बिखर जाना था, लेकिन वो बहुत सब्र वाली थी। इसे अल्लाह पर भरोसा था और इसी भरोसे ने इसे टूटने नहीं दिया था। इसने एक बार फिर से ज़िंदगी को नए सिरे से जीने का सोचा और बेड पर सीधी लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगले दिन से इसे फिर से कॉलेज ज्वाइन करना था। अगले दिन सिला कॉलेज चली गई थी। बारान भी कराची वापस जा चुका था। रोशनी और सिला के दरमियान अब तक कोई बात नहीं हुई थी। खुद रोशनी भी इससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। 20 जान को बरान के कराची जाने का इंतज़ार था ताकि वो रोशनी से बात कर सके। बरान की मौजूदगी में अगर वो रोशनी से बात करती तो यकीनन हवेली में एक कोहराम मच जाता। बरान के जाने के बाद बीजान को फुर्सत से मौका मिल गया था रोशनी से गुफ्तगू करने का। इस वक्त सिला भी घर में नहीं थी। आलिया और सबीना अपने कमरों में आराम फरमा रही थी। बीजान सर पर दुपट्टा लिए रोशनी के कमरे में आ गई। रोशनी वार्डरोब में घुसी पड़ी कपड़े निकाल रही थी। इसने अपना रुख जैसे ही बीजान की तरफ किया, इसके बाजू पर नज़र पड़ते ही बीजान हैरान और परेशान रह गई। बाजू से इसकी आस्तीन फटी हुई थी और सफ़ेद जिल पर वो कत्थई रंग का निशान अलग ही वाज़ेह था, जो सिला के बाजू पर कंधे से थोड़ा नीचे था। ये वो दरवाजे की हैंडल में अटक कर मेरी सिलो फट गई। रोशनी ने बीजान की नज़रें अपने हाथ पर मौजूद देख झट से बोला, लेकिन बीजान का सख्ता अभी भी वैसी था। मेरे कमरे में आओ रोशनी, बीजान सख्त लहजे में कहकर इसके कमरे से निकल गई, जबकि रोशनी का इनका ये अंदाज देख परेशान हो गई। अपने कमरे में आके बीजान सख्ती की कैफियत में बेड पर दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गई। इन्हें वाकई महसूस हो रहा था जैसे इनके कदमों तले ज़मीन सरक गई हो। वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता था? इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि रोशनी को खूबसूरत लंबे घनेरे बाल और बड़ी बड़ी आँखें इनकी बेटी से विरासत में मिल सकती थी? वो अभी ये सब ही सोच रही थी जब रोशनी कमरे में दाखिल हुई। बीजान सब खैरियत थे? रोशनी फिक्रमंदी से पूछ रही थी। बीजान ने एक पल के लिए इसके चेहरे का जायज़ा लिया और फिर उठ के इसके करीब गई। कौन हो तुम और इस हवेली में किस मकसद से आई हो? बीजान सख्त लहजे में पूछने लगी। इनका सवाल रोशनी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा था। वो चौंक कर बीजान को देखने लगी। क्या मतलब बीजान? आपको बरान ने बताया था ना वो मुझे पसंद करता है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। रोशनी ने अभी भी बात संभालने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं जानती थी बीजान को सारी सच्चाई पता चल गई थी।
इसकी बात सुनकर बीजान के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उमड़ आई। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी और फिर लॉकअप खोलकर इसमें से एक दरमियाने साइज़ का एल्बम निकाला। एल्बम खोलकर इन्होंने एक तस्वीर निकाली और एल्बम बेड पर रख दिया। रोशनी तजस्सुस से इनकी सारी कार्रवाई देख रही थी। ये तुम ही हो ना? बीजान ने इस तस्वीर की जानिब इशारा किया जो एक 7 साला बच्ची की थी। वो तस्वीर देखकर रोशनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये तस्वीर इसी की थी। रोशनी का दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा था। तुम मेरी बेटी सबा की बेटी हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए तुमने मुझे वो दूध पिलाने के मारना चाहा था ना? बीजा ने गहरा सांस लेकर बोली थी। इनकी बात सुनकर रोशनी ने सर झुका लिया। जानती हुई ये बच्ची कौन है? बीजान ने एल्बम में से दूसरी तस्वीर निकालकर इसके सामने की। इस तस्वीर में एक 6 माह की बच्ची थी। ये तो मेरी बहन है मनहा। रोशनी हैरत के मारे आगे बढ़ी और इस तस्वीर को देखने लगी। मेरी बहन भी तुम लोगों की दुश्मनी की नज़र हो गई थी। कम से कम इस मासूम को तो छोड़ देते। रोशनी ने इस तस्वीर पर हाथ फेरा और फिर खूंखार नज़रों से बीजान को देखा। तुम्हारी बहन आज भी जिंदा है रोशनी। सिला ही तुम्हारी छोटी बहन मिनहा है। बीजान ने बड़े आराम से इसके सर पर बम फोड़ा था। रोशनी को लगा पूरी हवेली इसके सर पर आ गिरी हो। वो करंट खा के 2 कदम पीछे हटी। ये क्या बोल रही है आप? वो अजीब सी कैफियत में मुब्तला पूछने लगी। कई सालों पहले मेरी बेटी सबा अपने दोस्तों के साथ गांव गई थी सैर व तफरीह की खातिर। वहाँ इसे बलोच कबीले के लाडले इकलौते बेटे मोहिब बलोच से मोहब्बत हो गई। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि अपने खानदान की रिवायतों को ही भूल गए। बलोच कबीले और हमारे कबीले में कुछ मामला चल रहे थे जिसकी वजह से इन दोनों के एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सबा ने मुहिब बलोच की खातिर ये हवेली छोड़ दी और मुहिब ने इसके खातिर अपना कबीला। वो दोनों यहाँ से भागकर कराची चले गए। हमें नहीं पता था वो कहाँ गए। जिस तरह सबा की गुमशुदगी से हवेली में कोहराम मचा था, वैसे ही बलोच कबीले में भी एक अफरा तफरी मच गई थी। सब इन दोनों को ढूंढने में मगन थे। मेरे दोनों बेटे भी सबा के खून के प्यासे हो गए थे। आखिर इनकी इज्जत ख़राब कर गई थी वो। 8 साल ऐसे ही बीत गए थे। 8 साल बाद एक दिन मुझे सबा की कॉल आई। इसने बताया कि वो हमसे मिलना चाहती है। इसने और कोई बात नहीं की। सबा और मुहिब शहर से यहाँ हवेली आ रहे थे जब रास्ते में बलोचों ने इनको रोक लिया। ना जाने इन्हें कैसे खबर हो गई थी। इन्होंने मौके पर ही सबा और मुहिब की जान ले ली थी। मुझे मुलाजमा ने बलोचों की इस हरकत के बारे में बताया तो मैं अपने मुलाजमा के साथ इस सड़क पर गई। वहाँ मुहिब की गाड़ी में मुझे ये एल्बम मिला और झाड़ियों में से एक रोती हुई बच्ची की आवाज़ आई। मैंने इस बच्ची को गोद में लिया और वो एल्बम लेकर हवेली आ गई। यहाँ सबको यही बताया कि ये बच्ची मेरे जानने वालों की है। मैंने इस बच्ची का नाम सिला रखा और इसकी परवरिश की। हवेली में आज भी किसी को नहीं पता कि सिला सबा की बेटी है और इनको ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भी सबा की बेटी हो। बलोच कबीले वाले मुहिब की औलाद की तलाश में थे। मैं नहीं चाहती कि इनकी तलाश अब ख़त्म हो। वो तुम्हें भी जान से मार देंगे और सिला को भी। बीजा ने मुख्तसर अल्फाज में रोशनी को और पूरी कहानी सुना दी थी। रोशनी इस कहानी की सिर्फ एक पहलू से वाकिफ़ थी। दूसरा पहलू इसे बीजान से मालूम हुआ था। अभी तक वो बीजान हाशिम और रहीम को अपना मुजरिम समझती थी, लेकिन अब इसे पता चला था कि इसके मुजरिम ये नहीं थे। शुक्र था कि ये बात इसे पहले पता चल गई थी, वरना वो बेकसूर लोगों की जान ले लेती। आपको कैसे पता चला मैं सबा की बेटी हूँ? अपनी बेटी को याद करके बीजान की आंखें भीग गई थी। वो अपने आंसू साफ कर रही थी जब रोशनी ने दिलचस्पी से पूछा, तुम्हारे बाजू पर ये निशान सिला के बाजू पर भी है। ये मुहिब बलोच के बाजू पर भी था। ये निशानी है तुम्हारी कि तुम मुहिब बलोच की बेटी हो। अगर इन्होंने ये निशान देख लिया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बीजान ने इसे तफसील से सब समझाया था। मुझे माफ़ कर दे बीजान, मैंने अपने माँ बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी। हमेशा से यही सोचती कि इनके मुजरिमों को सज़ा ज़रूर दूंगी, इसलिए हवेली चली आई। मुझे लगता था आप लोग कातिल हैं मेरे माँ बाप के। रोशनी का सर एक बार फिर शर्मिंदगी से झुक गया था। मैं जानती हूँ बेटा तुम पर क्या बीती होगी। सबा मेरी इकलौती बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी। इसकी मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी, लेकिन वो मुझे अपने बदले सिला दे गई। सिला की वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो सिला का क्या होता? मैंने सिला को वही प्यार दिया जो मैं सबा को देती थी। बीजान की आंखों से अब ज़ारों कतार आंसू झड़ने लगे और यही हालत रोशनी की थी। वो भी अब बिना आवाज़ के रो रही थी। बीजान, मैं अपनी गलती पर बहुत नादी हूँ। मैं सिला की उसके बच्चे की मुजरिम हूँ। मैंने अपनी बहन का नुकसान कर दिया। आप जो चाहे मुझे सज़ा दे। रोशनी ने बीजान के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। इसकी आंखें चीख चीख कर दर्द बयान कर रही थी। तुमने जो किया वो नादानी में किया, लाइल्मी में किया। जब खुदा माफ़ कर देता है तो हम इंसान क्या है? तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरी सबा की तरह दिखती हो। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? बीजान ने रोशनी की तरफ मोहब्बत से देखा तो रोती हुई रोशनी इनकी बात सुनकर नम आंखों से मुस्कुराते हुए इनके गले लगाई। बीजान को लगा जैसे आज इनकी सबा से गले मिली हो और रोशनी को लगा जैसे वो एक लंबे अरसे बाद फिर से अपनी माँ से मिल ली हो। वो कॉलेज से जैसे ही आई तो मुलाजिम ने इसे बीजान का हुक्म सुना दिया।
बीजान ने इसे अपने कमरे में बुलाया था। वो यूनिफॉर्म में मलबूस बैग उठाए बीजान की कमरे की तरफ चल दी। बीजान अपने कमरे में रोशनी के साथ बैठी थी। सिला को देखते ही रोशनी जज्बाती हो गई। जिस बहन को खोने पर वो आज तक सदमे में थी, वो बहन सिला थी। ये इसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। रोशनी जज्बात की रूह में बहती आगे बढ़कर सिला के गले लगी, जबकि इसके रद्दमल पर सिला हैरानी से बीजान को देखने लगी। रोशनी तुम्हारी सगी बहन है सिला। सिला की सवालिया नजर देख बीजान ने गोया इसकी परेशानी हल की थी। बीजान की बात सुनकर सिला मजीद हैरान हो गई। इधर बैठा सिला। बीजान ने इसे अपने पास बुलाया और फिर से सारी सच्चाई बता दी। रोशनी की सच्चाई, इसके माँ बाप की सच्चाई, इस हवेली की सच्चाई। सिला को लगा आंधी तूफान आगे इससे अपने साथ ही ले गए हो। इतना बड़ा इंकशाफ इस पर पहाड़ की तरह टूटा था। वो साख तो जाम बैठी, कभी भी बीजान को देखती तो कभी रोशनी को। इसकी आंखें जैसे पत्थरासी हो गई थी। खुद को लावारिस समझने वाली के इतने अपने मौजूद थे। बीजान, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? सिला रोने से बनाए पूछने लगी। सिला, इस हवेली में से किसी को तुम्हारी और रोशनी की हकीकत पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने आज तुमसे ये सब इसलिए ही छुपाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे लिए कोई मसला हो, लेकिन आज ये सब तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। बीजान ने नरमी से सिला के कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिया था। सिला ने नम आंखों से रोशनी को देखा था। एकदम ही इसका दिल किया अपनी बहन के गले लगकर फूट फूट कर रोए और इसे बताया कि इसने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किए हैं खुद पर। रोशनी इसकी नम आंखों का मतलब समझ गई थी, इसलिए खुद ही आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। अपनी बहन के सीने से लगी सिला सिसक कर रोने लगी और अपने दिल का सारा गुबार निकालने लगी जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा था। बीजान, मैं आज कराची वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊँगी, सिला को साथ लेकर जाऊँगी। रोशनी ने पल में ही अपना फैसला सुना दिया था। क्या मतलब रोशनी और बारान? बीजान कश्मकश में मुब्तला पूछने लगी। बारान से मैं मोहब्बत नहीं करती और ना मुझे इससे शादी करनी है। मैं सिर्फ यहाँ अपने मकसद से आई थी, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा और मैं अपनी बहन को भी साथ लेकर जाऊँगी। बारान का सिला के साथ बर्ताव मुझसे छुपा हुआ नहीं है। वो जिस तरह का सलूक करता है मेरी बहन से, इससे मैं किसी अच्छाई की उम्मीद रख भी नहीं सकती। जिसके माँ बाप इतने घमंडी और खुदगर्ज हो, इनका बेटा भला कम होगा क्या? मेरी बहन लावारिस नहीं है बीजान, मैं इसे अब हरगिज़ ऐसे सख्त दिल लोगों में नहीं छोड़ सककर जा सकी जहाँ इसे मारने के लिए साजिशें की जाती हो। रोशनी का लहजा हद से ज़्यादा सख्त हो गया था। बीजान इसकी बात से इख्तलाफ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी रोशनी गलत नहीं बोल रही थी। इन हवेली वालों को समझा दिएगा बीजान, मैं रोशनी हूँ, सिला नहीं। मैं इनकी औकात इनके मुंह पर दे मारूंगी। अगर इन्होंने अब मेरी बहन की तरफ आग भी उठाई तो सिला तुम अब अपना सामान पैक करो, हम शाम में ही कराची चले जाएंगे। दुर्गी से कहकर रोशनी सिला को लेकर बाहर की तरफ चली गई थी। जारी है। तो रीडर्स, कैसी लगी आज की किस्त? बारान खान का बुरा वक्त अब शुरू हो जाता है। आगे क्या होगा अपनी राय से आगाह करें। इमला की गलतियां नज़रअंदाज करें। प्रूफ रीडिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, जल्दी इस किस्त पर 3 के व्यूज़ को मुकम्मल कर दे। अगली किस्त इंशाल्लाह लॉन्ग होगी। और एक और बात, बारान खान में मेन कैरेक्टर ज़रूर है, लेकिन अभी वो हीरो